हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं चेक बाउंसिंग के मामले पे। हमारे कई व्यूअर्स साथी हैं जिन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट करी है, कृपया करके आप चेक बाउंसिंग के मामले के बारे में कुछ बताएं। दोस्तों, चेक बाउंसिंग का मामला, पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि चेक बाउंस नहीं होती है, चेक डिसऑनर होती है। हम उसको डिसऑनर बोलेंगे विधिक भाषा में, लेकिन चलिए आम भाषा में सब लोग यही बोलते हैं, हम आप उसी बात करते हैं। चेक बाउंसिंग का मामला क्या होगा? चेक बाउंसिंग का मामले के लिए एक एक्ट बनाया गया है जो अंग्रेजों के समय का है। इसको बोलते हैं पराक्रम लिखित अधिनियम 1881। इंग्लिश में इसको बोलते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। पराक्रम लिखित होता क्या है? पराक्रम लिखित के लिए एक ऐसा लिखित दस्तावेज होना चाहिए जिसमें कि किसी व्यक्ति द्वारा कोई चीज़ लिखी जाए और दूसरा व्यक्ति उसका भुगतान करे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं जैसे चेक। चेक एक विनिमय पत्र होता है। चेक में एक व्यक्ति चेक को लिखता है, दूसरा मतलब कि बैंक चेक का भुगतान करता है और तीसरा व्यक्ति चेक को प्राप्त करता है। तो विनिमय पत्र में 3 लोगों का होना आवश्यक है। एक जिसको ड्रॉयर बोलते हैं, इसको लेखीपाल जिसने चेक लिखा हुआ है, दूसरा ड्राई है बैंक जो ऊपरवाल बोलते हैं इसको। इस लैंग्वेज को हम जो बोल रहे हैं ये हमारे एक्ट की लैंग्वेज है। लेखीवाल, ऊपरवाल और प्राप्तकर्ता। ठीक है, सबसे पहला है ड्रॉयर लेखीपाल, ड्राई ऊपरवाल मतलब बैंक, और तीसरा होता है पेई जिसको चेक का पैसा प्राप्त करना होता है। ठीक है, 3 लोगों को होना अति आवश्यक होता है इसमें विनिमय पत्र में। अब हम बात करते हैं एनआई एक्ट की एक नई धारा जो जोड़ी गई आज के समय के हिसाब से, उसको बोलते हैं 138 एनआई एक्ट को संशोधित करके सन 2002 में इसमें अमेंडमेंट किया गया। अधिनियम 55 में इसको जोड़ा गया, एक नया अध्याय बनाकर। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हुआ क्या कि जब सरकार को लगा कि चेकों का आदान प्रदान बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसमें व्यापारियों के बीच मतभेद भी पैदा हो रहे हैं, और मतभेद पैदा होने की वजह से आपस के विवाद भी हो रहे हैं, और इस विवाद को सॉर्ट आउट करने के लिए इस तरह के अधिनियम की आवश्यकता है। इसलिए अमेंडमेंट किया गया और इस एक्ट में इस धारा को जोड़ा गया। अब इस धारा को जब जोड़ा गया 2002 में अमेंडमेंट करके, तब उसमें क्या था कि इसमें मैक्सिमम 1 साल की सजा, और जितने का चेक का है बना हुआ है उतने का आपको भुगतान करना होता था। तो ये सज़ा कम थी और भुगतान का जो पैसा था उतना ही था जितना चेक को देना होता है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही थी। लोग इसको मिसयूज़ कर रहे थे कि चलो देना तो है ये पैसा, बाद में दे देंगे, देना तो नहीं पड़ेगा। इसलिए इसमें फिर 2003 में इसको फिर से अमेंड किया गया। इसमें सज़ा का प्रावधान बढ़ाया गया। इसमें 2 साल की सज़ा की गई और आपने जो भी चेक दी हुई है उसका भुगतान आपको करना होगा, प्लस उतने का ही अलग से प्रतिकर के रूप में भुगतान करना होगा। मतलब कि आपको जस्ट डबल चेक का भुगतान करना होगा। अब लोगों पर दबाव बढ़ा और एनआई एक्ट पर सल्यूशन मिलता दिखाई दिया। अब हम बात करते हैं एनआई एक्ट की धारा 138 में क्या क्या प्रोविज़न है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 138 में ये बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी को चेक देता है तो उस व्यक्ति को उस चेक को प्राप्त करने के बाद 3 माह के अंदर उस चेक को अपने खाते में या उस बैंक से जहां पर लेखीपाल या ड्रॉयर ने उस चेक का देने की बात कही है वहां से जाकर उसको कैश प्राप्त कर सकता है। 3 माह का समय इसलिए है क्योंकि सरकार ने और आरबीआई ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि पहले जो चेक वैध होती थी वो 6 माह के लिए होती थी। अब इसका समय 3 माह कर दिया गया है, इसलिए चेक का वैध होना आवश्यक है। अगर चेक वैध नहीं होगी तो आपको भुगतान नहीं मिलेगा और वो कैंसिल मानी जाएगी। इसलिए पहली बात होती है कि चेक को प्राप्त करें और उसको 3 माह के अंदर प्राप्ति दिनांक के उसका आप भुगतान प्राप्त कर लें। नंबर दूसरी बात, अगर आपने चेक अपने अकाउंट में लगाई हुई है और आपने लगाने के बाद जब आप अपने बैंक गए तो आपको पता चला कि आपका ये चेक डिसऑनर हो गया है। डिसऑनर चेक के साथ एक रीज़न भी होता है जो बैंक स्लिप के रूप में आपको देती है।
तो आपको उस स्लिप को रीज़न सहित लेना है कि आपके इस चेक का डिसऑनर होने का रीज़न क्या है, और फिर इस चेक को वापस लेने के बाद आप स्वयं या अपने किसी भी विधि विशेषज्ञ या किसी एडवोकेट या जो उस विषय का जानकार हो, उसके माध्यम से एक विधिक नोटिस जिसने चेक बनाई हुई है, जिसको हम ड्रायर बोलेंगे, ड्रायर को आपको प्रेषित करनी है, भेजनी है। अब उसमें आपको ये मेंशन करना है कि आपने जो ये चेक मेरे को दी थी, आपके बैंक से मेरे को इस नोटिस के साथ, किस कारण से वो चेक बाउंस हुई है, इस नोटिस के साथ ये चेक डिसऑनर हो गई है और ये मेरे को वापस मिली है। आप इस चेक का भुगतान मेरे को 15 दिन के अंदर कर दीजिए। अगर आप इस चेक का भुगतान 15 दिन में करने में अक्षम रहते हैं या आप जानबूझकर इसका पेमेंट नहीं करते हैं, तो आपके विरुद्ध सक्षम न्यायालय में मुझको आपके विरुद्ध वाद लाना पड़ेगा। इस बात का एक नोटिस आप उसको चेक बाउंस होने के 1 माह के अंदर आपको उसको प्रेषित करना होगा। आपका विशेष ध्यान देना होगा कि 1 माह का समय आपको दिया गया है। इससे ज़्यादा का समय होने पर आपको अपने वाद या मुकदमे को लाने में परेशानी होगी, इसलिए समय का विशेष ध्यान दीजिएगा भाई साहब। ठीक है, आगे बात करते हैं कि आपने नोटिस प्रेषित कर दी। अब नोटिस प्रेषित करने के बाद चूंकि आपने 15 दिन का समय दिया है, 15 दिन का आप वेट करेंगे। 15 दिन के गुजर जाने के बाद यदि लेखीपाल ड्रॉयर ने आपको चेक का भुगतान नहीं किया, तो अब आपके पास राइट जनरेट हो जाता है कि आप इस वाद को सक्षम न्यायालय में ले जाकर के अपनी बात को प्रस्तुत करें तथा जिस ड्रॉयर जिसने चेक लिखी है लेखीपाल के विरुद्ध आप कार्रवाई करने के लिए अग्रसर हो सकते हैं। अब सबसे पहले बात, आपको न्यायालय में जाना होगा और अपने लिए आप इस बात को लिखित रूप में न्यायालय में देना होगा कि आपके द्वारा ये चेक लगाई गई और बाउंस हुई और इस कारण के बाद नोटिस मैंने दी, फिर भी इसका भुगतान मेरे को नहीं मिला, अतः न्यायालय मेरी सहायता करे। अब इसमें न्यायालय आपको सुनेगी। सुनने के बाद यदि आपके अधिवक्ता ने कुछ विशेष प्रावधान जो किया गया है इस समय, अगर उसके आधार पर आपकी एप्लीकेशन प्रेषित की जाती है, तो आपको दौरान मुकदमा मतलब मुकदमे के समय भी 20% का अमाउंट जो आपके चेक में मेंशन है, उसका 20% का भुगतान आपको किया जा सकता है। ठीक भाइयों, अब हमने 2 बातें करी थी, आपको बताया था कि चेक का टाइम निश्चित होना चाहिए, चेक डिसऑनर होनी चाहिए और डिसऑनर होने के बाद आपको नोटिस भी इन टाइम होनी चाहिए और मुकदमा लाने के लिए भी समय सीमा निर्धारित है। आपकी चेक बाउंस हुई, चेक बाउंस होने के बाद आपने नोटिस भेजी, नोटिस में आपने 15 दिन का समय दिया, 15 दिन समय बीत जाने के बाद आपके पास 1 माह का समय होता है कि आप उसको मुकदमे को कोर्ट में दाखिल कर दें। अगर एक माह का समय बीत जाता है और आप दाखिल नहीं कर पाते हैं, तो आपके मुकदमे में थोड़ी सी परेशानी आएगी और हो सकता है कि आपको भुगतान भी मिलने में भी परेशानी आए। तो साथियों, ये पूरी जानकारी थी एनआई एक्ट के बारे में। आपको कैसी लगी? अगर आपको कोई भी परेशानी है या आपको और भी कोई जानकारी चाहिए, तो कृपया कर आप कमेंट्स बॉक्स में इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। गुड नाइट।